हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। हम बच्चों क्लास 12th का लेसन नंबर 3 जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने बच्चों विश्व की जो जनसंख्या प्रदेश है उनके बारे में जाना, और विश्व के प्रमुख जो जनसंख्या प्रदेश थे उनको उन्होंने 5 भागों में बांटा था। पहला जो भाग था वो था अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जिसमें हमने देखा कि जनसंख्या घनत्व है 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। 250 व्यक्ति से भी अधिक पाया जाता है। दूसरा था अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर 100 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तीसरा हमने पढ़ा था बच्चों सामान्य जन घनत्व वाले क्षेत्र। इसके अंदर हमने 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व हमने पढ़ा था। फिर चौथा हमने कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र पढ़े थे। इसके अंदर हमने बच्चों 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पढ़ा था। फिर 5 हमने प्राय जनविहीन जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र पढ़ा, जिसमें एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इन सारे जनसंख्या घनत्व के प्रदेशों के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था। तो ये 5 प्रकार के होते हैं जनसंख्या घनत्व के प्रदेश। फिर हमने पिछले वीडियो के अंदर जनसंख्या घनत्व के वितरण के बारे में पढ़ा था, और हमने देखा था विश्व के सभी क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व है वो एक समान नहीं है। सभी के अंदर क्या पाया गया, अलग अलग पाया गया। उसने हमने देखा था कि सिंगापुर का जो जनसंख्या घनत्व था 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और फिर विश्व का औसत घनत्व कितना था? 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये हमने पढ़े थे। और भारत का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर हमने देखा कि एशिया महाद्वीप के अंदर विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। एशिया में विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया गया। कितना? 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और फिर हमने देखा सबसे कम, यदि कम घनत्व की बात करें तो हमने देखा ओसेनिया के अंदर है ओसेनिया, जिसका जो घनत्व है 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वो किसका था? ओसेनिया का था। फिर हमने टॉप 10 अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं तो सिंगापुर का था। फिर अपन क्या देखते हैं, बांग्लादेश का था 1081,
बांग्लादेश 1088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये जनसंख्या घनत्व थे जो 2013 की रिपोर्ट, जो वाशिंगटन रिपोर्ट थी, उसके अनुसार बताया गया था। आज हम बच्चों जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। किसके बारे में? जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक हैं। कितने महत्वपूर्ण कारक हैं? 3। अब कौन कौन से उसके बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर आगे के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो कारक है उसका नाम है भौतिक कारक या भौगोलिक कारक। दूसरे का नाम है वो आर्थिक कारक। कौन सा कारक है बच्चों? आर्थिक कारक। तीसरे का नाम है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, ठीक है। तो सामाजिक व सांस्कृतिक कारक है। अब इन कारकों को यदि हम भाग बांटते हैं तो भौतिक कारकों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा। फिर भौतिक कारक को कितने भागों में बांटा गया? 4। पहला भाग का नाम है, ध्यान रखना, उसका नाम है स्थिति। दूसरे का भाग का नाम है जलवायु। तीसरे का नाम है जल और चौथे का नाम है मिट्टी या मृदा। ये 4 जो भाग है वो कौन से हैं? भौतिक कारक है। स्थिति, जलवायु, जल और मृदा। फिर आर्थिक कारक के बारे में पढ़ते हैं तो खनिज, नगरीकरण, परिवहन और औद्योगिकरण। और कौन सा है? औद्योगिकरण। ये जो 4 भाग है वो किसके हैं? आर्थिक कारक है। किसके हैं? आर्थिक कारक। और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ अकेला ही है। तो याद रखना, भौतिक कारक को कितने भागों में बांटा गया है? 4। स्थिति, जलवायु, जल और मृदा। फिर आर्थिक कारक को खनिज, नगरीकरण, परिवहन और औद्योगिकरण, इन सभी टुकड़ों के अंदर इसको बांटा गया है। ठीक है बच्चों। अब हम लेते हैं भौतिक कारकों का जो विश्लेषण है उनके बारे में। तो भौतिक कारक के अंदर हम पहला लेते हैं कारक स्थिति। क्या है? स्थिति। स्थिति के आधार पर हमें पता चल जाएगा कि स्थिति किस तरह जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। स्थिति के अंदर हम अक्षांशीय स्थिति को भी हम देखेंगे। अक्षांश स्थिति के आधार पर हमने पहले भी पढ़ा है कि पृथ्वी के ऊपर अपन देखा जाए तो ध्रुवों के ऊपर और भूमध्य रेखाओं के ऊपर जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। इनके ऊपर जनसंख्या क्या पाई जाती है? बहुत ही कम। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर ये रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। कौन सी है? भूमध्य रेखा। और ये कौन सा भाग है? ध्रुव, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। ठीक है बच्चों। और ये जो बीच में अपन देखते हैं 23.5 कर्क रेखा और 23.5 मकर रेखा। ठीक है बच्चों। और ये 7.5 डिग्री उपध्रुव रेखा और ये 67.5 उपध्रुव रेखा। ये रेखा है। और इस रेखाओं के आधार पर यदि हम देखते हैं तो भूमध्य रेखा के आसपास लोग बहुत ही कम रहते हैं और दूर के ऊपर भी क्या रहता है? बहुत कम। लेकिन मध्य अक्षांशों के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। क्या करती है? निवास। तो ये भी क्या है? एक स्थिति का ही भाग है। अब इसमें पहला बिंदु लेते हैं, जनसंख्या वितरण पर विश्व के विभिन्न क्षेत्र की स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और जनसंख्या वितरण में स्थिति का क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है।
विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में निवास करती है। याद रखना बच्चों, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो याद रखना शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में। कहाँ निवास करती है? शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के अंदर विश्व की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। लोग समतल, मैदानी और मंद ढालों पर बसने की वरीयता देते हैं। जो लोग होते हैं वो समतल, मैदानी जो भाग होता है जहाँ ढाल कम होती है उन क्षेत्रों में बसने की ज्यादा वरीयता देते हैं। क्यों देते हैं? उसका कारण है बच्चों कि मैदानी जो भाग है वहां पर सड़क जाल बिछाना, कृषि क्रिया करना, औद्योगिक विकास करना, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनका विकास करना मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है? आसान होता है। जबकि पर्वतीय, पठारी या पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की क्रिया करना क्या हो जाता है? बहुत ही मुश्किल। इसलिए लोग क्या कहते हैं कि मंद ढाल या मैदानी भूमि होते हैं वहां ज्यादा बसने चाहिए। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन के विकास में क्या होते हैं? बाधक होते हैं। और पर्वतीय क्षेत्र होते हैं या पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर परिवहन जाल का विकास नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्थिक विकास की जो धमनी होती है वो परिवहन को ही कहा जाता है। क्योंकि जहाँ परिवहन जाल उत्तम होगा वहीं पर आर्थिक विकास में क्या होगा? उत्तम होगा। और परिवहन जाल निम्न होगा वह आर्थिक विकास में क्या होगा? निम्न होगा। क्योंकि आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकरण एक महत्वपूर्ण भाग है और उद्योगों के लिए कच्चा माल लाने और ले जाने के लिए परिवहन की जरूरत पड़ती है। और परिवहन की जरूरत को पूरा करने के लिए भूमि यदि समतल होती है तो परिवहन जाल आसानी से बिछाया जा सकता है, और यदि भूमि उबड़ खाबड़, ऊंचा और पर्वतीय ढालों युक्त होती है तो वहां पर इस प्रकार का जाल बिछाना बहुत ही क्या होता है? मुश्किल होता है। आगे देखते हैं अगला बिंदु। प्रारंभ में कृषि या औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं थे। प्रारंभ के अंदर ये जो पहाड़ी क्षेत्र थे, पर्वतीय क्षेत्र थे, वो कृषि के लिए क्या थे? अनुकूल नहीं थे, और ना ही वहां पर औद्योगिक विकास किया जा सकता। इसलिए पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती। इसलिए पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या क्या पाई जाती है? कम। और कृषि क्या है उसके बारे में आपको काफी बार बता भी चुका हूँ। कृषि लैटिन भाषा का शब्द एग्रीकल्चर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ एक यानी मिट्टी, कल्चर यानी जुताई करना, अर्थात मिट्टी की जुताई करने के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन जो क्रियाएं की जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कृषि कहते हैं। और इन सभी क्रियाओं का विकास करना पर्वतीय क्षेत्र और पहाड़ क्षेत्र पर क्या होता है? मुश्किल। अब है जल की उपलब्धता। आपको खुद को ही मालूम है जल हमारे जीवन का किस प्रकार का भाग है। जल हमारे जीवन का एक अमूल्य भाग है, इसको हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जल हमें पीने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए, पशुपालन के लिए तथा औद्योगिक विकास के लिए जल की जरूरत पड़ती है। और जल ही हमारे जीवन का एक भाग है। इसलिए जल के अलावा ऐसे बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जिसके जल के बिना नहीं किए जा सकते। जल की उपलब्धता। लोग उन क्षेत्रों में बसना चाहते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। लोग कौन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं? जहाँ कहाँ बसना पसंद करते हैं? जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जल होगा तो उन्हें पीने के लिए पानी मिलेगा, जल होगा तो कृषि क्रिया कर सकते हैं, जल होगा पशुपालन कर सकते हैं, और जल है तो औद्योगिक विकास कर सकते हैं। इन सभी क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए लोग जल के पास ही बसना महत्वपूर्ण मानते हैं। यही कारण है कि विश्व की महान नदी घाटियां विश्व के सबसे सघन बसे, और इसी के लिए विश्व की जो महान नदी घाटियां है, जो नदी का जो क्षेत्र है वह सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। जैसे हमारा उत्तर का मैदान वो नदियों के ज्वार द्वारा बसा हुआ है, वह सबसे ज्यादा भारत की जनसंख्या पाई जाती है। और अपन उदाहरण के रूप में देखते हैं तो विश्व की सभ्यताएं कौन कौन सी? जैसे हड़प्पा कौन सी नदी किनारे बसी? रावी नदी। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी। जैसे मोहनजोदड़ो कौन सी नदी? सिंधु नदी। ऐसे बहुत सारी सी सभ्यता है, उनका भी निर्माण कहाँ हुआ बच्चों? नदी घाटियों के पास ही हुआ है। तो नदी घाटियों के पास इसलिए हुआ है कि उनको लोगों को पीने के लिए पानी मिल रहा था, और कृषि क्रिया के लिए पानी मिल रहा था, और पशुपालन के लिए क्या मिल रहा था? पानी। इसी को ध्यान रखते हुए उन्होंने अपनी सभ्यता भी कहाँ विकसित की? नदियों के किनारे ही विकसित की। फिर है जलवायु। जलवायु की परिभाषा आपको मैं काफी बार बता चुका हूँ, आपको लिख भी चुका हूँ, तो आपको मैं सीधे मौखिक रूप से बताता हूँ बच्चों जलवायु क्या है।
किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वायुमंडलीय दशा में जब परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जलवायु। क्या कहते हैं, जलवायु। अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए अनुकूल नहीं होती है। देखो, जहाँ ज्यादा ठंडी जलवायु होती है, जहाँ ज्यादा गर्म जलवायु होती है, वह मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल नहीं होती। ज्यादा ठंडी जलवायु कहाँ पाई जाती है, दूर क्षेत्रों पर पाई जाती है। ज्यादा गर्म जलवायु कहाँ पाई जाती है, भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है। तो यहाँ पर जनसंख्या भी क्या रहती है, कम निवास करती है। अधिक वर्षा अथवा विषम जलवायु क्षेत्रों में भी कम जनसंख्या, और जहाँ वर्षा अधिक होती है और जहाँ पर जलवायु बार बार परिवर्तन होती है उन क्षेत्रों के अंदर भी जनसंख्या कम पाई जाती है। जैसे भूमध्य सागर क्षेत्र या भूमध्य प्रदेश या भूमध्य रेखा के प्रदेश, वहां पर रोजाना मूसलाधार बारिश होती है। इनको ध्यान रखते हुए वहां जनसंख्या क्या पाई जाती है, कम। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण ही प्रारंभिक काल से ही घने बसे, और भूमध्य सागर के अंदर जलवायु कैसी पाई गई है, सुखद पाई गई है, जिसके कारण जनसंख्या क्या प्रारंभ से ही क्या पाई गई, अधिक पाई। यह बच्चों सवाल पुटअप हो चुका है, याद रखना। इस सवाल को एक बार आरबीसी बोर्ड के अनुसार पूछा गया था कि भूमध्य सागरीय प्रदेश के अंदर अधिक जनसंख्या पाए जाने का क्या कारण है, तो उसका कारण क्या था, सुखद जलवायु। क्या थी, सुखद जलवायु। तो इस तरह आपको मालूम होना चाहिए कि एक लाइन से भी काफी बार सवाल पुटअप हो सकता है, इसलिए प्रत्येक लाइन को अच्छी तरह से आपको समझना है। फिर है मर्दाएं। इसकी परिभाषा में मैंने आपको काफी बार लिखा चुका हूं कि इसकी परिभाषा क्या है, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं। धरातल के सबसे ऊपरी महीन कणों से युक्त जैविक तत्वों से निर्मित परत को हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिट्टी। विश्व की उपजाऊ मृदाएं कृषि एवं उससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है, और विश्व के अंदर जो मिट्टी उपजाऊ है वो किस क्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई, कृषि और कृषि से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उसके लिए उपजाऊ मिट्टी बहुत ही क्या होती है, उपयोगी सिद्ध होती है। और जहाँ उपजाऊ उपयोगी मिट्टी होगी वह जनसंख्या भी क्या होगी, अधिक निवास करेगी। क्यों, कृषि क्रिया करने के लिए एक तो जनसंख्या भी अधिक चाहिए, और कृषि क्रियाओं के लिए जो संबंधित और बहुत सारे सेक्टर होते हैं, जैसे औद्योगिक सेक्टर होते हैं, वो कृषि से संबंधित जो उद्योग होते हैं वो भी वहां पर लग जाते हैं, तो उसमें कुशल और अकुशल श्रमिक कार्य करने लग जाते हैं, तो भी वह जनसंख्या में क्या हो जाती है, बढ़ती है। इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, और जहाँ नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी और उपजाऊ दोमट मिट्टी पाई जाती है वहां पर लोग क्या होता है, अधिक निवास करते हैं, क्योंकि दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि वे मृदाएं गहन कृषि के आधार बनाती है, और ये कृषि है वो गहन कृषि का क्या होती है, आधार बनाती है। अब आपसे पूछ ले गहन कृषि क्या है, क्या पूछ लिया जाए कि गहन कृषि क्या है, तो गहन कृषि की सीधी सी परिभाषा है, कोई ज्यादा का डिफिकल्ट नहीं है, सीधा सा लिखना है। छोटे से भूभाग पर गहन श्रम द्वारा अधिक उपज प्राप्त करना क्या कहलाती है, गहन कृषि। किसी क्षेत्र में, आगे ऐसे भी बढ़ा सकते हो, किसी क्षेत्र में छोटे से भूभाग पर गहन श्रम करके अधिक उपज प्राप्त करना क्या कहलाता है, गहन कृषि कहलाता है। इस तरह आपने बच्चों देखा कि विश्व जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कितने हुए, 4। स्थिति, जल की उपलब्धता, जलवायु और मिट्टी या मृदाएं। तो आपको सवाल कैसे पुटअप होगा उसको ध्यान से सुनिए बच्चों। विश्व की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों को स्पष्ट कीजिए। विश्व की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो भौतिक कारक कौन कौन से होंगे, स्थिति, जल की उपलब्धता, जलवायु और मिट्टी। इसके उत्तर आपको लिखना है। अब हम देखते हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले सेकंड कारक सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। हमारा समाज और हमारी जो संस्कृति है वो भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है, क्योंकि मानव जो होता है वो किसी न किसी समाज और संस्कृति से जुड़ा होता है, और उसके प्रति लगाव होने के कारण उन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या वृद्धि में भी बड़ा योगदान दे देता है। एग्जाम्पल के रूप में हम सांप्रदायिकता पर बात करते हैं बच्चों, जैसे कि हम अपने देखते हैं कुंभ का मेला भरता है। क्या भरता है, कुंभ का मेला भरता है, एक स्थान पर 12 महीने बाद भरता है, ठीक है।
एक स्थान पर 12 महीना बाद बढ़ता है, ऐसे लगते हैं 4 साल में कभी एक स्थान पर ऐसा कुंभ का मेला बढ़ता है। भारत के अंदर 4 जगहों पर एक कुंभ का मेला बढ़ता है। तो उन कुंभ के मेले के अंदर देखते हैं तो हमारे सांप्रदायिक भावना जुड़ी होने के कारण वहां पर बहुत ज्यादा लोग जाते हैं और उस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व में एक बार क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। ऐसे कैसे हमारे रामदेवरा जो जैसलमेर के अंदर पोखरण के पास है, वहां पर भी सांप्रदायिक के कारण आसपास के जो राज्य के बहुत सारे लोग वहां पर आते हैं और रामदेवरा के अंदर जनसंख्या घनत्व में वृद्धि कर देते हैं। ये कारण हमारा क्या है, सामाजिक और संस्कृति से जुड़ा होने के कारण, इसी कारण से वह जनसंख्या बढ़ती है। और इसके अलावा राजनीतिक कारक को हम देखते हैं तो आपने देखा होगा देश और राज्यों की राजधानी होती हैं वह लोग ज्यादा बसते हैं। क्यों बसते हैं, क्यों वहां पर सुरक्षा मिलती है, सुविधाएं मिलती हैं, इसी कारण से वह लोग ज्यादा रहते हैं। अब हम लेते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक। विश्व के कुछ स्थान धार्मिक अर्थात सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोग आकर्षित होते हैं। आपने देखा, मैंने अभी उदाहरण भी बताया, कुंभ का मेला और रामदेव, वो किससे जुड़ा हुआ है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक से जुड़े, जिसके कारण वह जनसंख्या भी क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है, और ठीक उसी तरह कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर अशांति फैली हुई होती है, वह लोग कम रहना पसंद करते हैं। एक देख लेते हैं सीमा विवाद क्षेत्र। सीमा विवाद क्षेत्र जैसे भारत पाकिस्तान सीमा विवाद क्षेत्र चलता ही रहता है, वहां पर रोजाना क्या होते हैं, सीज फायर होता है, गोलियां चलती है, तो वहां पर लोग क्या होते हैं, कम रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्यों वहां पर उनको सुरक्षा नहीं मिलती है। तो जहां पर लोगों को सुरक्षा नहीं मिलती है वहां पर भी लोग क्या रहते हैं, कम रहते हैं। इसके अलावा और भी हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोगों को सुरक्षा ना मिलने के कारण वह स्थान छोड़कर चले जाते हैं, चाहे वो अपन प्राकृतिक आपदा भी क्यों ना। प्राकृतिक आपदा से हमें कोई सुविधा ना मिले कि हम किस तरह बच सकते हैं, सरकार हमें कोई सुविधा नहीं देती है, तो उन क्षेत्रों को भी लोग छोड़कर चले जाते हैं। उदाहरण के रूप में मैं बता देता हूँ, जैसे जहाँ हम रहते हैं, यदि वहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती रहती हो और लाखों रुपयों की जान माल की हानि होती हो बच्चों, तो क्या आप उस स्थान पर रहना पसंद करोगे? आप नहीं करोगे। क्यों? जान माल की हानि को बचाव को ध्यान में रखते हुए आप उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाओगे। कई बार सरकार लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में बसने अथवा भीड़भाड़ वाले स्थानों को चले जाने के लिए प्रोत्साहन भी देती है। और कई बार सरकार क्या होती है कि जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ जाती है तो उन जनसंख्या को, जहाँ कम जनसंख्या उन क्षेत्रों में बसा देती है और साथ में उनके सहायता के लिए उनको प्रोत्साहन राशि भी देती है, उनको घर बना कर देती है, उनके रहन सहन खान पान की सारी सुविधा करती है। ये सरकार का एक दायित्व भी होता है कि उनको अच्छी सुविधा दें, क्योंकि वो विरल जनसंख्या पर उनको बसा रही है। तो इस तरह सामाजिक और संस्कृति भी हैं, वो हमारी जनसंख्या को क्या कर देती है, प्रभावित करती है। इस तरह बच्चों आपने देखा कि विश्व जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक थे उसके अंदर हमने भौतिक कारक और आर्थिक कारक सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के बारे में पढ़ा है। अब जब नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम आर्थिक कारक पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम परिवहन, नगरीकरण, खनिज और औद्योगिकरण के बारे में विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। साथ में हम जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि का सूत्र क्या है, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति क्या है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और साथ में हम जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जा सकता है, इसके क्या उपाय किए जा सकते हैं, इन सारे के बारे में पढ़ेंगे। और अंतिम में हमारा एक टॉपिक होगा, वो होगा जनांक संक्रमण चक्र या सिद्धांत, जिसके अंदर हम जनसंख्या की ग्रोथ कैसे हो रही है उसके बारे में हम विश्लेषण के साथ जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।